हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? चलिए मन लगा के पढ़िए और पूरा एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ भिड़े रहिए। तो कहने का मतलब एक आपसे मेरा आग्रह है कि आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी छात्र हैं, अगर वो किसी कारणवश 12th का कोर्स नहीं कर पाए हैं तो उसे कहिएगा थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम जनवरी तक आपको एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। तो वैसे छात्र भी हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहेंगे और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। रिजल्ट तो कहने का मतलब है उस छात्र को जरा कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर? चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर न्यूमेरिकल्स प्राय पूछे जाते हैं। आज मैं आपके बीच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तथा केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला के साथ आया हूं। तो आप देखेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में किस किस फॉर्मूला पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ, विद्युत रसायन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर कुछ हिंदी का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करें, तो वैसे छात्र को भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ लेकर चलूंगा। आपको अगर किसी तरह का दिक्कत होगा, इसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करते रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं। पहला जो आपका है वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जिसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। क्लियर है? अब रही बात, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जो प्राय पूछे जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो कहने का मतलब हुआ फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम में जो पहला नियम है जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वह है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम से, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। अब रही बात कि फैराडे ने आपका दो नियम दिया था, एक फर्स्ट नियम और एक सेकंड नियम। क्लियर है? फर्स्ट नियम में फैराडे ने यह कहा कि द मास ऑफ द सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मीन्स विद्युत अपघटन प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोड्स पर मात्रा मुक्त होता है या जमा होता है, ये m जो है दैट इज द मास ऑफ द सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड मीन्स इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त पदार्थ की मात्रा दैट आर प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये था आपका फैराडे का पहला नियम जो आपका फैराडे ने दिया था कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ द मास ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड that are directly proportional to amount of electricity passed through the electrolytic solution. क्लियर? अब रही बात, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो एक नियतांक आया ZIT। सही है, ZIT आया। अब रही बात कि इसमें अगर आपको पूछ देगा कि बतलाइए भाई M क्या है, तो M तो आप जान ही रहे हैं कि मास ऑफ सबस्टेंस
डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, यानी कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा सही है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, हम हिंदी भी लिख रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कंप्लेन है कि सर हिंदी का भी प्रयोग किया जाए। तो चलिए, m है आपका मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब रही बात कि यहां पर जो आपका z है और I है और T है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां आपका जो एक टर्म है वह है z इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, सही है। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक है। और I तो आप जान ही रहे हैं, I इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा, और T इज द टाइम इन सेकेंड। तो कहने का मतलब हमको इस फॉर्मूला का उपयोग करना है, m इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो मेरा नियतांक आया z विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है। और यह था आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। सही है। ये तो था आपका पहला, मैंने बतलाया आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। सही है। अब जो हम बतलाने जा रहे हैं वह है आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ में ये है कि यदि मान लीजिए 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ आपका एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आपका है दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये है आपका तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सही है। तीन आपका कंटेनर बनाए। सपोज मान लीजिए कि इसमें मैंने घोल दिया NaCl, इसमें घोल दिया मान लीजिए कि आपका C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें घोल दिया सपोज मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है। इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि सपोज मान लीजिए कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया, मान लीजिए कॉपर सल्फेट और इसमें जिंक सल्फेट ले लिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विद्युत विच्छेद, मीन्स कि जिसके जलीय घोल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
तो वो आयंस में विच्छेदित हो जाता, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। वैसे सबस्टांस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्लियर है? मीन्स दो सबस्टांस विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करने के से जो वो अब पदार्थ है वो आयंस में विच्छेदित हो जाना चाहिए। तो ये हम तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए और तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये आपका तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये हम क्या कर रहे हैं, तीनों में मैंने क्या किया, कैथोड और एनोड लगा दिया। ये आपका देखिए, ये आपका विद्युत धारा से हम जोड़ दिए। ये आपका कैथोड निगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। उसी तरह यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ये आपका देखिए, यहाँ आपका माइनस, ये प्लस, यहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये प्लस, ये प्लस। सही। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है? इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसमें अगर मात्रा सपोज मान लीजिए M1 जमा हुआ, इसमें मात्रा M2 हुआ, इसमें मात्रा M3 हुआ। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने पास किया समान विद्युत धारा की मात्रा। तो सपोज मान लीजिए कि पहला में M1, दूसरा में M2, तीसरा में M3, तीनों में अलग अलग है। तो फैराडे ने कहा जो मात्रा आपका जमा हो रहा है वह उसके इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, M2 is directly proportional to E2, M3 is directly proportional to E3। तीनों आपका उसके इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। क्लियर है? अब रही बात कि यहीं पर हम सपोज मान लीजिए कि M इज समानुपाती E है और यहाँ आप कह रहे हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, समीकरण A। और अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ हम E जब कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि M1 बटे M2 हम बराबर लिख सकते हैं E1 बटे E2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर ये समीकरण रखें क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ क्या आएगा तो ये आपका आ जाएगा। सही है? दूसरा वहाँ जो आपका प्रथम नियम था ये आया आपका सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ से ये आया। सही है? और प्रथम नियम से आया M1 बटे M2 इक्वल टू Z1 बटे Z2। यह आपका आया फर्स्ट लॉ से। सही है? फर्स्ट नियम से आया। अब अगर हम दोनों नियम को कंपेयर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि Z1 इज प्रोपोर्शनल टू E, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। हम लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ हम लिखेंगे तो हम E बराबर लिख सकते हैं कि इसी समीकरण में लिख सकते हैं E बराबर Z इंटू F लिख सकते हैं। और वेयर F इज द फैराडे, वेयर F इज द फैराडे। और फैराडे का मतलब हुआ कि ये 96,500 कूलम Z बराबर, ये जब आया यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जब इस समीकरण को हम लिखेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसी समीकरण को कि E इज प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं। तो जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं E बराबर Z इंटू F, और यहाँ F जो है तो Z यहाँ से हम निकाल सकते हैं, Z बराबर लिख सकते हैं E बाय F। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम लिख दिए Z बराबर E बाय F। क्लियर है? अब रही बात कि ये इसी फॉर्मूला में आपको पूछता है कि
क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इतना एम्पियर की विद्युत धारा इतने घंटे तक प्रवाहित किया गया इस विलयन में, तो बतलाइए इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या है। तो यहाँ जो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, अभी आपने कहा कि m इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, तो यहीं पर हम समीकरण को लिख सकते हैं z के जगह पर ई बाय एफ इंटू आई इंटू टी, और ई इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट को ही हम लिखेंगे m बटा n इंटू एफ इंटू आई इंटू टी बराबर m। तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिख दें। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आप ये चीज लिखे तो आपको करना क्या है, जब आपने ये चीज किया तो आप अभी फैराडे के नियम से आप बोले कि m बराबर जेड आई टी, यही है, और z बराबर लिख सकते हैं m बराबर z बराबर ई बाय एफ इंटू आई इंटू टी, सही है। और इक्विवेलेंट वेट को हम लिखेंगे एटॉमिक मास बटे n इंटू एफ गुना आई इंटू टी। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ कहिएगा कि सर इस फॉर्मूला में m क्या है, तो m आप जान ही रहे हैं, m है आपका इस फॉर्मूला को आप जान ही रहे हैं, इसमें है m आपका वेयर दे के यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ m जो है, m है आपका मास ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड, मास ऑफ द सबस्टेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, m इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, n है आपका वैलेंसी, f इज नोन एज द फैराडे, और याद रखिएगा 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। क्लियर। आई तो जान ही रहे हैं, आई है इलेक्ट्रिक करंट, और टी है टाइम इन सेकेंड। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 एम्पियर की विद्युत धारा किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट के विलयन में इतना मिनट तक प्रवाहित की गई, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या होगी, तो हम इस फार्मूला से डायरेक्ट इसका उपयोग करेंगे और डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इस पर प्रॉब्लम भी बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आपको बतलाया जाएगा। क्लियर है। तो ये इस फॉर्मूला का उपयोग करना है फैराडे का पहला नियम का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अब इस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर जो दूसरा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ, किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए। अब रही बात कि आपको क्या होगा कि सपोज मान लीजिए कि कोई रिएक्शन दे दिया, कि सपोज मान लीजिए कि Zn है, S है, ऑब्लिक है, Zn+2 है, एक्वस है, ये आपका दिया रहेगा, +2 है, एक्वस है और कॉपर। आपको कहेगा कि सेल का ईएमएफ निकालिए और दोनों का इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया हुआ होगा। तो आपको करना है क्या कि बायां तरफ अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दाहिना तरफ अगर हो रहा है तो वो रिडक्शन हो रहा है। सही है। तो आप जब ईएमएफ निकालिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ईएमएफ बराबर आपको करना है क्या, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन विभव को जो भी है उसको घटा देना। इसका मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu+2 Cu का, और Zn+2 दोनों का विभव को घटा दीजिए, आपको सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। दोनों का आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों गिवन होगा, दिया हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए, सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। तो इस पर भी आपको 2 नंबर का प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। क्लियर है। और सबसे लास्ट जो है वह है आपका नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट का समीकरण। नर्स्ट समीकरण पर जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अब इसका जो है, अगर मान लीजिए कि किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है तो आपको करना है क्या, E0 सेल माइनस 0.0591/n log बेस 10 ऑक्सीडेशन बटा रिडक्शन। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ ईएमएफ निकालने के लिए, और ये तब आपको यूज करना है, इस फॉर्मूला का तब यूज करना है जब आपको सेल रिएक्शन में कंसंट्रेशन दिया हुआ होगा। अगर आपको मान लीजिए यहाँ कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो वहां पर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, नर्स्ट समीकरण का। क्लियर। तो आज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस फॉर्मूला को आपको रिकॉल करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला के साथ। तो और आगे हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको कराएंगे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से। तो आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, और थोड़ा सा जितने भी फॉर्मूला मैं आपको बतला रहा हूँ उसको थोड़ा सा दिमाग में जो है ना आप याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपका प्रॉब्लम तुरंत बन जाएगा, कम समय में बन जाएगा। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।